नमस्कार। सोचकर देखिए एक ऐसी कविता के बारे में जो किसी एक इंसान में पूरे हिंदुस्तान का नक्शा देखती हो। आज हम एक ऐसे ही कमाल के खंड काव्य को समझने जा रहे हैं जो एक नायक के व्यक्तित्व के जरिए पूरे राष्ट्र की एक तस्वीर खींचता है। और बस यही लाइनें हैं जो इस पूरे खंड काव्य की जान है। इसके कवि हैं देवी प्रसाद शुक्ल राही। और वो शुरुआत में ही बिल्कुल साफ कर देते हैं कि भाई ये किसी की बायोग्राफी नहीं है, ये तो एक सफर है, एक काव्यात्मक सफर जिसमें एक शख्स के आईने में पूरे देश की छवि दिखती है। तो इस खंड काव्य का नाम है ज्योति जवाहर। और एक बात समझना यहाँ बहुत जरूरी है, ये कोई हिस्ट्री की किताब नहीं है, कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट नहीं, ये एक भाव प्रधान रचना है। यानी ऐसी रचना जिसमें इमोशंस, फीलिंग्स सबसे आगे हैं। यहाँ मकसद फैक्ट्स बताना नहीं, बल्कि एक हीरो की पर्सनैलिटी को ऐसे गढ़ा गया है जैसे वो पूरे देश का सिंबल हो। यहाँ आइडियल्स और इमोशंस सबसे ऊपर। आप देखिए, भारत की जमीनी यात्रा पर निकलने से भी पहले कवि ने हीरो के कैरेक्टर की नींव रखी है कुदरत के सबसे पावरफुल एलिमेंट से। उन्हें सूरज से मिलती है ज्योति यानी रोशनी, चांद से सुघड़ता यानी ग्रेस, हिमालय से मिलता है स्वाभिमान और समंदर से मिलती है गहराई। सोच लीजिए, यही फाउंडेशन है उस विराट पर्सनालिटी का। और बस यहीं से शुरू होता है उस हीरो के कैरेक्टर बिल्डिंग का असली सफर। जरा इमेजिन कीजिए कि हिंदुस्तान का हर कोना, हर स्टेट अपनी सबसे कीमती विरासत, अपने सबसे बड़े गुण इस एक पर्सनालिटी को दे रहा है, एक एक करके। तो इस विशाल पर्सनालिटी को बनाने का सफर शुरू होता है गुजरात से। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि कवि के हिसाब से कैरेक्टर की जो सबसे मजबूत, सबसे अहम मॉरल फाउंडेशन है, वो यहीं से रखी जाती है। तो गुजरात से इस हीरो को क्या मिलता है? महात्मा गांधी का सबसे बड़ा तोहफा, अहिंसा, सत्य और प्रेम। साथ ही नरसिंह मेहता से दिल की पाकीज़गी और महर्षि दयानंद से कैरेक्टर की मजबूती। यही वो स्ट्रॉन्ग बेस है जिस पर बाकी के गुणों की इमारत खड़ी होगी। चलिए, मॉरल स्ट्रेंथ की नींव तो रख दी गई, अब इस पर जरूरत है वीरता और नेशनल कॉन्शियसनेस की। तो अब हमारा सफर पहुंचता है महाराष्ट्र, शौर्य की भूमि। यहाँ शिवाजी की तलवार से मिलता है माँ भूमि की रक्षा का संकल्प। लोकमान्य तिलक का नारा देश के लिए डेडिकेशन जगाता है। और गुरु रामदास की चेतना पूरे देश को जागरूक करने की इंस्पिरेशन देती है। ये है शौर्य का चैप्टर। अब हम कदम रखते हैं उस धरती पर जिसकी रेत का हर कण संघर्ष, स्वाभिमान और बलिदान की कहानियां सुनाता है। यह है राजस्थान। तो राजस्थान से क्या क्या मिलता है? राणा सांगा से हिम्मत मिलती है कि मुश्किलों में भी अडिग रहो। फिर पन्ना धाय, उनके बलिदान से सीख मिलती है कर्तव्य की। और हजारों रानियों का जौहर, वो आन बान शान के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने का जज्बा देता है। तो देखिए, मॉरल स्ट्रेंथ आ गई, शौर्य भी आ गया। अब बारी आती है इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल डेप्थ की। तो चलिए, अब हमारी यात्रा तेजी से आगे बढ़ती है भारत के उन हिस्सों की ओर जहां ज्ञान और कला की धाराएं बहती हैं। अब ये सफर एक संगम जैसा बन जाता है। बंगाल से टैगोर का आर्ट और सुभाष की देशभक्ति की आग मिलती है, तो बिहार से गौतम और महावीर की करुणा, उत्तर प्रदेश से कबीर की सामाजिक चेतना और तुलसी की भक्ति का क्या खूब मेल होता है। और आखिर में पंजाब से गुरु नानक की वाणी के साथ साथ जलियांवाला बाग का वो त्याग भी मिलता है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन इस सफर के बीच में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात समझनी होगी। इस कविता में अहिंसा का मतलब कायरता या चुपचाप जुल्म सहना बिल्कुल नहीं है। कवि इसकी एक बहुत ही पावरफुल डेफिनेशन देते हैं। कवि के लिए अत्याचारी के आगे झुकना वही सबसे बड़ी हिंसा है, जबकि अन्याय का सामना करना, उससे लड़ना, वही असली अहिंसा है। तो ये कोई पैसिव फिलॉसफी नहीं, बल्कि एक एक्टिव और हिम्मत वाला विरोध है। यहाँ कवि एक कमाल का काम करते हैं, वो सतपुड़ा पर्वत को ही एक आवाज दे देते हैं। सतपुड़ा खुद कहता है कि हाँ, नॉर्थ और साउथ के बीच ज्योग्राफिकल दूरी हो सकती है, लेकिन दिलों में कोई दूरी नहीं है, लगाव कभी कम नहीं हुआ। नेशनल यूनिटी के लिए कितना पावरफुल काव्यात्मक मैसेज है ये। तो इस पूरे अनबिलीवेबल सफर के बाद अब हम देखते हैं कि कैसे ये सारे अलग अलग गुण, अलग अलग धाराएं एक साथ आकर एक विशाल पर्सनालिटी बनाती हैं।
और सफर का आखिरी पड़ाव है दिल्ली, जो कि अपने अस्तित्व में ही एक संगम है। यहाँ से जहांगीर का न्याय, शाहजहां का आर्ट और अकबर की हिंदू मुस्लिम एकता की भावना हीरो के कैरेक्टर में जुड़ जाती है। और बस यही आकर ये पर्सनालिटी कंप्लीट होती है। कवि का तर्क ये है कि जब हर रीजन की सबसे अच्छी चीज एक जगह मिल जाती है तो वो हीरो फिर किसी एक स्टेट का नहीं रहता, बल्कि वो पूरे हिंदुस्तान की यूनिटी का एक जीता जागता सिंबल बन जाता है। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? कवि ने इतना बड़ा रूपक, इतना बड़ा मेटाफर क्यों बनाया? आखिर वो कहना क्या चाहते थे? मकसद बिल्कुल साफ है। ये कविता उस दौर में उन ताकतों को जवाब देने के लिए लिखी गई थी जो देश को भाषा, क्षेत्र या धर्म के नाम पर बांटना चाहती थी। ये एक ऐसा आइडियल हीरो सामने रखती है जिसके अंदर पूरे राष्ट्र की आत्मा बसती है। और देखिए, हम वहीं वापस आ गए जहां से शुरू किया था। इन लाइंस को दोबारा पढ़ना इस कविता के कोर मैसेज को और भी मजबूत कर देता है कि ये नायक सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक चलता फिरता जीता जागता हिंदुस्तान है। और ये विश्लेषण यहीं आकर रुकता है एक सवाल के साथ। आज के इस दौर में किसी एक लीडर को, एक व्यक्ति को पूरे देश का प्रतीक मानने का जो आइडिया है, उसके क्या मायने हैं? ये जरूर एक सोचने वाली